हेलो नाइन्थ क्लास। हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे मैटर और मॉलिक्यूल, ये उसी का सेकंड पार्ट है। हम इसको आगे डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने डिस्कस किया था मैटर और मॉलिक्यूल क्या होते हैं, मैटर कितने टाइप के होते हैं। उसके अलावा हमने सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर हमने सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है कनन थ्योरी। कनन थ्योरी जो है वो महर्षि कनन ने इसके बारे में बताया था और उन्होंने सबसे पहले एटम के बारे में बताया था कि एटम या परमाणु क्या होते हैं। और इसी को कनन थ्योरी को ही आगे सर जॉन डाल्टन ने इस थ्योरी को ही फॉलो करके या इसी के बारे में जो उनको जो जानकारी थी उसी को आगे बढ़ा के उन्होंने जो एटम को लेकर जो थ्योरीज दी गई है एटम को लेकर वो सारी थ्योरी दी थी सर जॉन डाल्टन ने। तो बेसिक चीज़ ये है कि सबसे पहले जो महर्षि कनद हुए थे जो भारत के थे उन्होंने ही सबसे पहले एटम के बारे में बताया था। और आज हम जो भी परमाणु थ्योरियाँ पढ़ते हैं जो सर जॉन डाल्टन के, उन सबका आधार या बेसिक जो है वो कनन थ्योरी से लिया गया है। तो हम सबसे पहले ये पढ़ रहे हैं एटम क्या होता है। तो ये हम कनन थ्योरी और सर जो जॉन डाल्टन है उन दोनों का ही पढ़ रहे हैं। एटम के बारे में यहाँ लिखा गया है कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम क्या होता है कि वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम के बारे में देखो, अभी तक हमने ये पढ़ा है कि कोई भी आपके पास मैटर है या कंपाउंड है या कुछ भी है, आप उसको तोड़ते जाओ, जब वो टूटना बंद हो जाए यानी उसका स्मॉलेस्ट पार्ट आ जाए कि उससे आगे वो डिवाइड नहीं हो रहा है, वो नहीं टूट रहा है, वही उसका एटम होता है। चाहे आप नमक की बात करो या शक्कर की बात करो, नमक का वो जो मॉलिक्यूल होता है या वो जो मैटर होता है जहाँ से नमक जो है वो आगे नहीं डिवाइड हो सकता, टूट नहीं सकता, उसी को हम उसका एटम बोलते हैं कि वो उसका परमाणु है। यानी एटम जो है वो किसी भी पदार्थ की या मैटर का सूक्ष्मतम पार्टिकल है जिससे मिलकर मैटर बनता है और उससे आगे सारी चीज़ें बनती हैं। तो हम हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो सब किससे मिलकर बनी हुई है? एटम से। क्योंकि उनका छोटे से छोटा पार्टिकल जो वो एटम है और एटम से ही आगे चलकर हर चीज़ बनती है। तो ये किसी भी चीज़ का, किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। एटम की साइज के बारे में ये बोला गया, जैसे यहाँ मैंने लिखा है 10⁻⁻10 मीटर। अब इसका मतलब क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर का मतलब ये है कि 1 मीटर के अंदर जब आप 10 के साथ में 10 जीरो लगाओ, यहाँ पर मैंने नीचे 10 लिखा है और उसके साथ में 10 जीरो लगाए हैं और 1 मीटर के अंदर उसका डिवाइड किया है मैंने। तो 1 मीटर के अंदर आप जब 10 के साथ में 10 जीरो लगाकर जब डिवाइड करोगे तो कितना आता है, वो कितना छोटा पार्टिकल आएगा, कितना छोटा अमाउंट आएगा, वो एटम की साइज होता है। यानी एटम की साइज को हम देख ही नहीं सकते, वो बहुत छोटी साइज है। क्योंकि आप ही सोचो 1 मीटर लिया हमने और उसके अंदर 10 के साथ में 10 जीरो लगाकर हम उसको उससे डिवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पर कितना कम अमाउंट आएगा, उसी को हम बोलते हैं कि वो एटम की साइज होता है। तो 10⁻⁻10 मीटर जो वो एक एटम की साइज होती है। आगे मैंने लिखा है एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट सो दे कंबाइन विथ ईच अदर एंड दे फॉर्म मॉलिक्यूल। व्हेन कंबाइन इन लार्ज अमाउंट दे फॉर्म मैटर। यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि एटम कभी भी सिंगल नहीं मिलता आपको। अगर आप बोलोगे मुझे आयरन का एक एटम चाहिए आप, तो वो आपको आयरन का एक एटम नहीं मिल सकता। आयरन का आपको पूरा एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल मिलेगा या आपको आयरन की एक पूरी रोड मिलेगी। तो आपको आयरन का या आप किसी भी चीज़ का ले लो, आप सिल्वर ले लो या कुछ भी ले लो या आप नमक ही ले लो, आप बोलोगे मुझे नमक का एक एटम चाहिए, तो एक एटम आपको नहीं मिल सकता, आपको नमक पूरा मिलेगा आप जितना भी अमाउंट लोगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि एटम कभी भी आपको अकेला फ्री स्टेट में नहीं मिलता। वो अकेला जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, अकेला आप नहीं ले सकते, वो कंबाइंड फॉर्म में मिलता है। बहुत सारे एटम एक साथ मिले हुए होंगे, 4 5 10 15 या बहुत सारे। तो जब बहुत सारे एटम आपस में मिलते हैं तो वो एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। ठीक है, बहुत सारे एटम आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बनाएंगे और भी ज़्यादा जब लार्ज अमाउंट में वो मिल जाएंगे साथ में तो वो मैटर बनाते हैं यानी पदार्थ बनाते हैं। पदार्थ का मतलब दरवाज़ा, खिड़की, ठीक है, चेयर, साइकिल, ये सारे क्या है? पदार्थ हैं। तो जब वो थोड़े अमाउंट में मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल का मतलब आयरन का मॉलिक्यूल बनाया उसने, ठीक है, सिल्वर का मॉलिक्यूल बनाया है, और बाद में जब ज़्यादा अमाउंट में मिलेंगे तो वो मैटर बना देंगे, पदार्थ बना देंगे। आगे मैंने सबसे पहली डेफिनेशन मॉलिक्यूल की ली है, हिंदी में इसे बोलते अणु। और जो हम पहले पढ़ रहे थे जिसको हमने बोला था एटम, इसे हम हिंदी में बोलते परमाणु। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिया मॉलिक्यूल जिसे हम बोलते हैं अणु। मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम। यहाँ मैंने क्या लिखा है? मॉलिक्यूल का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल 2 या 2 से अधिक,
3 4 5 6 एटम जो होते हैं उनके मिलने से बनता है। यानी 5 एटम जब मिल जाएंगे तो एक मॉलिक्यूल बन जाएगा, या 2 एटम जब मिल जाएंगे तो एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसमें लिमिट नहीं है, लेकिन ये पता है कि 2 से ज़्यादा होने चाहिए। 2 से अगर कम होगा तो वो सिंगल एटम ही कहलाएगा। 2 से जैसे ही ज़्यादा एटम होने लग जाएंगे, 2 3 4 5 6 7, तो वो क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं नमक की ही बात करते हैं, तो नमक के अंदर NaCl जो होता है उसको हम नमक बोलते हैं। तो उसके अंदर बहुत सारे सोडियम के एटम होंगे और उसके अंदर बहुत सारे ही क्लोरीन के एटम होंगे, तब जाके नमक बनेगा। ऐसे वो नहीं बनेगा, एक सिंगल एटम से नहीं बनेगा। अगर हम एक सोडियम ले लें तो वो एटम होगा, ठीक है, वो सिर्फ परमाणु होगा। जब बहुत सारे सोडियम साथ में आएंगे तो वो क्या बन जाएंगे, मॉलिक्यूल। ठीक है। सेकंड मैंने लिखा एलिमेंट यानी तत्व, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट का मतलब होता है कि जब एक ही टाइप के एटम हो। जैसे कि अगर हम बात करते हैं किसी गैस की, हम बात करें ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन गैस के अंदर सारे जो एटम होंगे वो ऑक्सीजन के ही होंगे। ठीक है, तो उसे हम बोल सकते हैं एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब होता है कि सिंगल टाइप का या सिमिलर टाइप के एटम से जो बनता है उसे हम एलिमेंट बोलते हैं। ग्रुप होना चाहिए, लेकिन सेम एटम का ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, तो उसे हम एलिमेंट बोल देंगे। अगर हम हाइड्रोजन गैस की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ही है, तो वो एलिमेंट हो गया। लेकिन वहीं अगर हम पानी की बात करते हैं जिसे हम बोलते हैं H2O, तो उसे हम एलिमेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन भी है और साथ में ऑक्सीजन भी है। तो 2 डिफरेंट टाइप के एलिमेंट है उसके अंदर। ठीक है, तो अगर एक ही टाइप के एटम का ग्रुप हो तो उसको हम एलिमेंट बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में लिखा है मैंने कंपाउंड यानी यौगिक, अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के एटम का ग्रुप। ये दोनों जो है ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। एलिमेंट का मतलब होता है सेम टाइप के एटम का ग्रुप, और कंपाउंड का मतलब होता है डिफरेंट टाइप के एटम का ग्रुप। जैसे कि अगर मैं ऑक्सीजन गैस की बात करूँ तो वो क्या एलिमेंट है, क्योंकि उसके अंदर सारे ऑक्सीजन के ही एटम है। लेकिन वहीं मैं H2O की बात करूँ तो वो क्या कंपाउंड है, क्योंकि उसके अंदर 2 टाइप के एटम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है। वही वैसे ही हम यहाँ पर नमक का एग्जाम्पल ले सकते हैं। NaCl जो है नमक, उसमें 2 तरीके के एटम है, एक सोडियम और दूसरा क्लोरीन। ठीक है, तो वो हो जाएगा कंपाउंड। उसके बाद में हम पढ़ रहे हैं मिक्सर। मिक्सर का मतलब होता है मिश्रण। अब ये तो देखो आप अपने लोकल लैंग्वेज में भी यूज़ लेते हो। मिक्सचर का मतलब क्या होता है, मिक्सर मतलब जब 2-3 चीज़ें जो साथ में मिक्स हो रखी हो, है ना, 2-3 चीज़ें जो उनको हम जब एक साथ मिक्स कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं मिक्सचर। तो यहाँ मैंने लिखा है 2 और मोर प्योर सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड मिक्स टुगेदर। यहाँ मैंने क्या लिखा है कि जब हम 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है, प्योर सब्सटेंस को, प्योर सब्सटेंस होना चाहिए, उसे जब हम मिक्स कर देते हैं, अब वो चाहे एलिमेंट हो या कंपाउंड वो फ़र्क नहीं पड़ता, वो एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। जब हम उसको साथ में मिक्स कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सर। ठीक है। सेकंड मैंने क्या लिखा, नॉट केमिकली कंबाइंड। इसको हम केमिकली कंबाइंड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ऐसे ही मिक्स कर रहे हैं। ऐसे नहीं देख रहे हैं कि भाई सोडियम हमको 2 लेने हैं, हाइड्रोजन 1 लेना है, ऑक्सीजन 3 लेने हैं। इस तरीके से हम कैलकुलेशन करके उसको केमिकली कंपाउंड हम मिक्स नहीं कर रहे। हमने ऐसे ही 2-3 सब्सटेंस लिए जो प्योर थे और उनको हमने एक साथ मिक्स कर दिया, तो वो बन गया हमारा मिक्सचर या मिश्रण। देयर इज़ नो एनी केमिकल बॉन्ड। इनके बीच में कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं बनता। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जैसे ही हम नमक की बात करते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं NaCl की, तो NaCl के बीच में केमिकल बॉन्ड है, ये दोनों आपस से जुड़े हुए, इसलिए इन्होंने नमक बनाया। लेकिन यहाँ जो मिक्सचर होता है ना, उनके बीच में कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होता, वो अलग अलग रहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल को हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम एयर की बात करें, जो हवा होती है एयर, उसमें क्या होता है, उसमें देखो नाइट्रोजन गैस भी होती है, ठीक है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर वेपर भी होती है, उसके अंदर पानी की भाप जो होती है वो भी होती है। लेकिन ये सारे क्या एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं, ये एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग नहीं करते। अगर हवा की बात करें तो उसमें ऑक्सीजन अलग ही रहेगी, ऑक्सीजन जो वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कर लेगी, लेकिन दूसरों के साथ नहीं करेगी। नाइट्रोजन अलग रहती है, ठीक है, हाइड्रोजन अलग रहता है, वाटर जो है पानी वो अलग रहेगा। तो इस तरीके से इसका मतलब ये हो गया कि मिक्सर का मतलब सिंपल सा ये है कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ रहती है, लेकिन एक दूसरे के साथ में घुलेगी नहीं। वो घुलेगी नहीं का मतलब क्या है कि वो एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग नहीं करेगी, बॉन्ड नहीं बनाएगी। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है एयर, हवा। हवा के अंदर बहुत सारी गैसेज होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लेकिन वो एक दूसरे के साथ में बॉन्डिंग नहीं करती है। ठीक है। उसके बाद देखो मैंने मिक्सर को ही आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि मिक्सर 2 पार्ट का होता है। ये यहाँ पर मैंने 2 पार्ट बनाए हैं इसके। तो इसमें मैंने फर्स्ट लिखा होमोजीनस और सेकंड मैंने लिखा हेट्रोजीनस। होमोजीनस को हिंदी में बोलते हैं समांगी मिश्रण,
और हेट्रोजेनस को हिंदी में बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। यहाँ पर इनके नाम से हमें पता चल रहा है, होमो का मतलब होता है सेम यानी एक जैसा, हेट्रो का मतलब क्या होता है अलग अलग, एक जैसा नहीं हो जो। तो यहाँ का होमोजेनस का मतलब हो गया यूनिफॉर्मली मिक्स, जो अच्छी तरीके से एक दूसरे में मिक्स हो जाए, जिनके बीच में कोई भी अंतर नहीं रहे, जिन्हें हम अलग अलग नहीं कर सकें। ठीक है, जैसे हम पानी के अंदर अगर नमक को घोलते हैं तो नमक जो पूरा पानी में घुल जाएगा, बाद में हम उसको अलग अलग नहीं कर सकते कि नमक कौन सा है पानी कौन सा है। अगर हम पानी के अंदर शक्कर को घोलते हैं तो शक्कर पूरी पानी के अंदर मिक्स हो जाएगी, हम फिर उसको अलग नहीं कर सकते कि इसमें शक्कर कौन सी है और इसमें पानी कौन सा है। तो उससे हम बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर, जो एक जैसा हो जाए पूरी तरीके से, पूरा अच्छे से घुल जाए। तो आप ये ध्यान रखना कि वर्ड जो होता है ना होमो, उसका मतलब होता है एक समान, यानी जो पूरी तरीके से अच्छे से घुल जाए। ठीक है, सेकंड वर्ड है हमारे पास में हिट्रोजिनस। हिट्रो का मतलब जो पूरी तरीके से नहीं घुले, यानी पूरी तरीके से मिक्स नहीं हो। इसका बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं तेल और पानी। जब हम तेल और पानी को मिक्स करते हैं, वो आपस में एक साथ तो है, तो उसने मिश्रण बना लिया, मिक्सचर बना लिया, लेकिन तेल और पानी कभी एक दूसरे के साथ में घुलते नहीं है। तेल अलग ही दिखेगा ऊपर, पानी अलग ही दिखेगा, तो वो कैसा मिश्रण हो गया, हिट्रोजिनस। ठीक है, तो दो तरीके के मिश्रण देख लिए हमने यहाँ पर, होमोजिनस और हिट्रोजिनस। होमोजेनस वो होता है जो पूरी तरीके से घुल जाए, जिससे हम अलग अलग ना बता सके कि इसमें चीनी कौन सी, इसमें पानी कौन सा, इसमें नमक कौन सा है। और हिट्रोजेनस का मतलब होता है जो बिल्कुल अलग अलग ही रहते हैं, घुलते ही नहीं है, जैसे तेल और पानी। ठीक है, उसके बाद में मैंने लिखा है चेंज यानी बदलाव। अब देखो चेंज का मतलब यहाँ पर यह है कि जो हम पढ़ रहे हैं अभी तक, जैसे हमने मिक्सचर पढ़ा है, ठीक है, तो मिक्सचर के अंदर या कंपाउंड के अंदर, इनके अंदर किस तरीके के चेंज हमको देखने को मिलते हैं, ये चेंज कैसे होते हैं एक दूसरे में। जैसे हमने पहले पढ़ लिया कि एटम जो है वो जब ज़्यादा एक साथ मिलते हैं तो एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, फिर बहुत ज़्यादा मिलते हैं तो वो मैटर बना देते हैं, कंपाउंड बना देते हैं। तो ये चीज़ें होती कैसे, इनका ये चेंजेस जो वो किस तरीके से होता है, कितने टाइप का होता है। तो यहाँ पर ये जो चेंज है वो दो टाइप का होता है। फर्स्ट मैंने लिखा है फिजिकल चेंज और सेकंड मैंने लिखा है केमिकल चेंज। फिजिकल का मतलब होता है भौतिक बदलाव, हिंदी में हम इसे बोलते हैं भौतिक बदलाव, और केमिकल को हम बोलते हैं रासायनिक बदलाव। ठीक है, फिजिकल चेंज का मतलब सिर्फ इतना सा है जो हमें बाहर से देखने में पता चल जाए। जैसे कि अगर हम बाहर से देख रहे हैं और तेल और पानी नहीं घुला, हमें बाहर से दिख रहा है कि तेल और पानी नहीं मिक्स हुआ है, तो जो चीज़ें हमें बाहर से देखने से पता चल जाए वो फिजिकल होती है। और जो हमें केमिकल लेवल पे पता चलता है कि केमिकली ये एक दूसरे के साथ मिक्स हुए हैं या नहीं हुए, वो केमिकल चेंज होता है। ये तो एक बेसिक बात हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है केमिकल प्रॉपर्टी सेम, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज। अब फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि ये जो बदलाव होता है ना, इसमें क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी जो बाहर से दिखती है हमको वो चेंज हो जाती है। कैसे, जैसे हमारे पास में पानी है, ठीक है, अब हमको पानी अभी कैसा दिख रहा है, वो अभी लिक्विड फॉर्म में है, हमने उसे फ्रिज में रख दिया तो वो कैसा हो जाएगा, जम जाएगा, मतलब सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा। तो अब उसकी फिजिकल फॉर्म चेंज हो गई है, बाहर से दिखने में वो चेंज हो गया, पहले वो लिक्विड था और अब वो सॉलिड हो गया, लेकिन है तो वो पानी ना, वो अभी भी पानी है, अभी भी H2O ही है, उसके केमिकल में कोई चेंज नहीं हुआ। वो पहले भी H2O था और अब भी H2O है, उसके केमिकल कंपाउंड में कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो ये जो चेंज होता है इसे हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब इतना सही है कि जिसमें उसकी केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल भी चेंज ना हो, सिर्फ वो बाहर से दिखने में चेंज हो जाए। यानी पहले वो बर्फ़ था तो अब पानी में बदल गया, ठीक है, या पहले वो पानी था और अब बर्फ़ में बदल गया। सेकंड हम ले रहे हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का मतलब वो इसका जस्ट अपोजिट होता है। उसमें क्या होता है, फिजिकली कोई चेंज नहीं होता, बाहर से देखने में वो हमको सेम दिख रहा है, लेकिन अंदर उसके केमिकल लेवल पे चेंज हो गया है। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा है फिजिकल प्रॉपर्टी सेम, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज। यानी उसमें क्या होगा, इसका जस्ट ऑपोजिट, फिजिकली वो बाहर से वैसा का वैसा दिख रहा है, लेकिन अंदर से वो चेंज हो गया। अब अंदर से कैसे होगा, जैसे कि अगर मैंने कार्बन को और ऑक्सीजन को मैंने मिलाया है, ठीक है, पहले कार्बन अलग था, ऑक्सीजन अलग थी, अब मैंने उनको मिला दिया तो वो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। पहले भी वो गैस थे, अब भी गैस है, तो बाहर से देखने में हमें कोई भी चेंज नहीं दिखा। पहले भी कार्बन गैस था, ऑक्सीजन भी गैस थी, दोनों मिल गए तो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या बन गई, गैस बन गई। तो उसके बाहर से देखने में हमें कोई चेंज नहीं दिख रहा, लेकिन केमिकल लेवल पे चेंज हुआ है। पहले कार्बन अलग था, ऑक्सीजन अलग था, अब दोनों मिलके उन्होंने एक नई चीज़ बना दी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो केमिकल लेवल पे हमको ये चेंज देखने को मिला है, इसे हम बोलते हैं केमिकल चेंज। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना।
यानी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मिक्सर को प्रभावित करती है या परमाणुओं को, एटम को, कंपाउंड को वो प्रभावित करती है, यानी उनकी वजह से उसके अंदर हमको चेंजेस देखने को मिलते हैं। अभी हमने चेंजेस पढ़े ना, फिजिकल चेंज होते हैं, केमिकल चेंज होता है। तो ये फिजिकल और केमिकल चेंज होते क्यों है, किसकी वजह से होते हैं, ऐसे क्या रीज़न होते हैं जिनकी वजह से उनमें चेंज होने लग जाता है। तो वो जो रीजन है वही हम पढ़ रहे हैं कि इफेक्ट जो है उसके अंदर हम वही पढ़ेंगे। तो यहाँ मैंने दो लिखा, एक टेम्परेचर और एक प्रेशर। दो चीज़ों की वजह से प्रभाव पड़ता है, दो चीज़ें जो वो इफेक्ट डालती है, एक टेम्परेचर इफेक्ट डालता है और दूसरा प्रेशर। यानी अगर या तो हम किसी मिक्सर को गर्म करेंगे तो उसके अंदर चेंज होगा, या हम उसको प्रेशर दे रहे हैं, उसके अंदर कोई दाब लगा रहे हैं, कोई प्रेशर दे रहे हैं, तो उसकी वजह से चेंज होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम पानी को गर्म कर रहे हैं तो गर्म करेंगे तो वो भाप बन जाएगा, तो ये चेंज देखने को मिल रहा है हमको, वो लिक्विड से गैस फॉर्म में चला गया। ठीक है ना। वहीं अगर हम किसी पे प्रेशर देते हैं तो प्रेशर की वजह से भी उसमें हमको चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ डेफिनेशन लिखी है, वो हमको ध्यान में रखनी है। पहली मैंने लिखी है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट को हिंदी में बोला जाता है गलनांक। गलनांक यानी मेल्टिंग यानी मेल्ट होना यानी पिघलना, ऐसा बिंदु या ऐसा टेम्परेचर या तापमान जहाँ पर कोई भी चीज़ पिघलना शुरू हो जाए। यानी आपने इतना टेम्परेचर दिया है, किसी चीज़ को इतना गर्म किया कि वो पिघलना स्टार्ट हो गई। ठीक है, ये आप घर में सिंपल चीज़ों को लेके देख सकते हो। अगर आपने किसी बर्तन में घी लिया है और आप उसको गर्म कर रहे हो गैस पे, वो थोड़ी देर में क्या होगा, पूरा पिघल जाएगा। यही उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। यानी एक टेम्परेचर आता है, उस टेम्परेचर पे आकर घी जो है वो पिघलना शुरू हो जाएगा। ऐसे वो नहीं पिघल रहा है, जमा हुआ है, लेकिन आपने उसे बर्तन में डाला और गैस ऑन किया, आप उसको टेम्परेचर दे रहे हो, जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे आप देते रहोगे, तो एक टेम्परेचर पे एक पॉइंट ऐसा आएगा जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। अब वो 70 डिग्री हो सकता है, 40 डिग्री हो सकता है, जो भी है वो हर मॉलिक्यूल या पदार्थ का अलग अलग होता है। तो जैसे ही वो टेम्परेचर उसको मिलेगा वो पिघलना शुरू कर देगा, ये होता है मेल्टिंग पॉइंट। यानी वो टेम्परेचर जहाँ पर सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। और ये हर पदार्थ का अलग अलग होता है। कोई चीज़ 40 डिग्री टेम्परेचर पे पिघलना शुरू होती है, कोई 30 डिग्री पे, कोई 50, कोई 70, 80। ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज़ मैंने लिखी है, द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस इज नोन एज फ्यूजन। जब सॉलिड का चेंज सीधा गैस में हो जाए, यानी आपने इतना ज़्यादा उसको टेम्परेचर दिया है कि वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट ही नहीं हुआ और सीधा गैस में कन्वर्ट हो रहा है। कोई भी चीज़ ले लो, अगर आप ज़्यादा ही टेम्परेचर दे रहे हो उसको, हद से ज़्यादा, कि वो सीधा सॉलिड से क्या हुआ, गैस बनना शुरू हो गया, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूज़न। यानी हिंदी में संलयन बोला जाता है, फ्यूजन बोलते हैं। उसके बाद मैंने लिखा है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड इज नॉन एंथैल्पी और हीट ऑफ फ्यूजन। वो हीट या वो अमाउंट जो आप दे रहे हो, जिसको देने के बाद में सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, यानी जितनी एनर्जी आप दे रहे हो ना, आप 100 डिग्री तक किसी चीज़ को गर्म कर रहे हो, 90 डिग्री तक आपने गर्म किया। अब देखो, इसका मतलब ये हो सकता है कि आपने एक पदार्थ लिया है, उसको आपने 90 डिग्री तक, 90 डिग्री तक 10 मिनट तक गर्म किया, या आपने 90 डिग्री से उसको आधे घंटे तक गर्म किया, तब जाके वो पिघलना शुरू हुआ। तो ये 90 इंटू 30 मिनट, ये जो होता है ना, ये उसका एंथैल्पी कहलाता है, या इसको हम हीट ऑफ फ्यूजन बोल सकते हैं। यानी अमाउंट ऑफ हीट, हीट का वो अमाउंट। अब अमाउंट का मतलब हो जाता है कि हीट आपने कितनी देर तक दी है। आप किसी चीज़ को गर्म कर रहे हो, आधे घंटे तक आपने उसको 90 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म किया, तब वो पिघलना शुरू हुआ है, तो ये उसका क्या हो गया, अमाउंट ऑफ हीट। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी या हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, मेल्टिंग पॉइंट एकदम अलग चीज़ है और हीट ऑफ फ्यूजन या एंथैल्पी अलग है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है वो टेम्परेचर जहाँ पर वो पिघलना शुरू हो जाए। जैसे 70 डिग्री पे आते ही उसने पिघलना शुरू कर दिया, तो 70 डिग्री उसका मेल्टिंग पॉइंट है। लेकिन एंथैल्पी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ हीट, यानी वो टेम्परेचर आप उसको कितनी देर तक दे रहे हो जब वो पिघलना शुरू हुआ। आपने 70 डिग्री तो दिया, लेकिन 70 डिग्री उसको 10 मिनट तक दिया, तब वो पिघलना शुरू हुआ। तो ये 70 इंटू 10 मिनट जो है, ये उसका अमाउंट ऑफ हीट है। इसको उसका एंथैल्पी या हीट ऑफ फ्यूजन बोला जाता है। उसके बाद मैंने लिखा टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंज इनटू गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। नाम से पता चल रहा है, बॉइलिंग पॉइंट को हिंदी में हम बोलते हैं क्वथनाक बिंदु। ठीक है, उसे बोलते हैं गलनाक बिंदु और इसे हम बोलते हैं क्वथनाक बिंदु। बॉइलिंग मतलब, बॉइलिंग का मतलब क्या होता है, उबलना, है ना, बॉईल करना यानी उबलना। तो बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जहाँ पर लिक्विड जो है वो गैस में चेंज होना शुरू हो जाए। जैसे आप लिक्विड को लिया, आप पानी ले रहे हो, उसको बॉईल कर रहे हो, उसको गर्म कर रहे हो, तो बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जहाँ पर लिक्विड जो होता है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी पानी से सीधा भाप बनना शुरू हो जाए, उसे हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो ये भी क्या होता है, हर मैटर का अलग अलग होता है, हर लिक्विड का अलग अलग होता है। पानी के लिए बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है,
बाकी जो दूसरे लिक्विड होते हैं उनके लिए अलग अलग होता है, अल्कोहल के लिए अलग होगा, दूसरे के लिए अलग होता है। पानी का 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी को जब आप 100 डिग्री तक गर्म करोगे तब वो क्या होगा, भाप बनना शुरू हो जाएगा या वो उबलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड टू वेपर कॉल्ड हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट का वो अमाउंट जहाँ पर क्या होता है, लिक्विड जो है वो वेपर में चेंज हो जाए। ठीक है, यानी पानी जो किस में चेंज हो जाए, गैस में चेंज हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ वेपराइजेशन। जैसे पहले हमने पढ़ा है हीट ऑफ फ्यूजन या एंथैल्पी, इसको हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट का वो अमाउंट यानी कितनी देर तक आप उसको गर्म कर रहे हो जिससे क्या हो रहा है, लिक्विड जो है वो वेपर में चेंज हो जाए, उसे हम बोलते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर पूरा टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ लिया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारा पढ़ लिया। तो पानी देने से क्या होता है, मिक्सर जो है वो एक दूसरे में चेंज होते हैं। सॉरी, पानी देने से नहीं, टेम्परेचर देने से, यानी आप जब गर्म करते हो, तापमान बढ़ाते हो, तो टेम्परेचर देने से क्या होता है, मिक्सर जो वो एक दूसरे में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं या उनके अंदर चेंजेस होने लग जाते हैं। जैसे लिक्विड गैस में, गैस सॉलिड में, इस तरीके से वो चेंज होते हैं। प्रेशर का भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे फ्रिज जो होता है, पानी को अगर आप फ्रिज में रखोगे तो जम जाएगा, तो वहाँ पर क्या होता है, उसका प्रेशर जो है उस पर बढ़ता है, और प्रेशर बढ़ने की वजह से वो दूसरी कंडीशन में चेंज हो रहा है, वो लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रहा है, बर्फ़ बन रहा है। तो प्रेशर की वजह से भी ये चेंज होते हैं और टेम्परेचर की वजह से भी ये चेंज होते हैं। तो ये हमने यहाँ पर, ये इतना हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, थैंक यू।